हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से 2021 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक रिएक्शन दिया हुआ है जहाँ पे ये डी ग्लूकोज है और क्षारीय मीडियम में ये इन डाइऑल का फॉर्मेशन कर रहा है और इधर आपका डी मैनोज है और ये आपका डी फ्रक्टोज है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है उपर्युक्त अभिक्रिया कहलाता, यहाँ पे होना चाहिए कहलाती है। ठीक है। एबव रिएक्शन इज कॉल्ड। में से फर्स्ट है एमाडोरी रीअरेंजमेंट, दूसरा है लॉबरी डी ब्रुइन वान एक्केनस्टीन रीअरेंजमेंट, तीसरा है वेलॉच रीअरेंजमेंट और चौथा है सेमीडीन रीअरेंजमेंट। देखिए इसमें क्या होता है जब ग्लूकोज को आप क्या करते हैं बेसिक मीडियम में या फिर एसिडिक मीडियम में, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बेसिक मीडियम ही मिलता है, बट एसिडिक मीडियम भी यूज हो सकता है। एटलाइज करवाया जाता है तो क्या होता है जो एल्डोज होता है, जैसे कि आपका मैनोज है और यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे आप देखो CHO ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए क्या बोला जाएगा, एल्डोज बोला जाएगा। ये इसको क्या कर देता है इन डाइऑल से होते हुए कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या, ये टॉटोमेरिज्म के थ्रू होता है, H प्लस मूव कर जाता है, को बोला जाता है लाब्री डी ब्रुइन वॉन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। ई ऑप्शन आपका जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल है। तो सेकेंड डिग्री एल्कोहल का SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाया जा रहा है ईथर के प्रेजेंस में और साथ में थोड़ा सा टेम्परेचर भी दिया जा रहा है। कह रहा है इस अभिक्रिया को समझा सकते हैं, दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाई, यानी कि ये पूछा हुआ है ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल को जब थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाया जाएगा, तो रिएक्शन तो इसने लिख दिया, अब इसने पूछा हुआ है कि ये किस टाइप की मैकेनिज्म है, यानी ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म है या SN2 मैकेनिज्म है या फिर E2 मैकेनिज्म है या फिर DSNI मैकेनिज्म है। देखिए जब थायोनिल क्लोराइड से अल्कोहल का रिएक्शन करवाया जाता है, आप ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री एल्कोहल जो है ये थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन जब करेंगे तो ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है, बट और थर्ड डिग्री जो होगा ये क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म होता है। ये नॉर्मल केस है। लेकिन अगर यहाँ पे इथरल मीडियम है तो इथरल मीडियम में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि एक और रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद इंटरनल रिटेंशन। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा SNI और SN2 में, इसमें ज्यादातर जगह पे SN2 रिएक्शन आपको मिल सकता है लिखा हुआ, बट है क्या कि अगर आप इसको देखिए कई बुक्स में लिखा हुआ है, जैसे जगदम्बा सिंह की जो बुक है उसमें भी इसको थोड़ा सा दिया गया है, एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, SN1 SNI मैकेनिज्म होगा, क्योंकि SN2 में तो क्या हो जाता है वॉल्डेन इन्वर्जन हो रहा है, लेकिन इस केस में वॉल्डेन इन्वर्जन नहीं होता। देखिए OH जहाँ है वहीं Cl हो गया, वजह से ये SNI मैकेनिज्म होगी और डी ऑप्शन आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा नाभिक स्नेही अभिकर्मक नहीं है, विच वन इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इन द फॉलोइंग। तो ये तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन मतलब क्वेश्चन है, आप समझ रहे होंगे कि न्यूक्लियोफाइल कौन नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन आप जान जाओ, काम हो जाएगा। जितनी भी निगेटिवली चार्ज स्पेसीज होंगी सब न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगी आपकी, यानी CH3 नेगेटिव चार्ज ये आपका न्यूक्लियोफाइल है या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। N2 माइनस चार्ज लगा है
मीन्स कि ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। दो कंडीशन हमारी, मतलब पहली डेफिनेशन से हमारा काम हो गया। दूसरा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक एजेंट होगा। ये देखिए ईथर के केस में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सॉरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डी ऑप्शन सही होगा। अब बच गया CH2, यहाँ पे दो लोन पेयर हैं। इसका मतलब ये क्या है, इसको आप समझ रहे होंगे कि ये मेथिलीन फ्री रेडिकल बोला जाता है। मेथिलीन भी नॉर्मली बोलते हैं, ये एक कार्बीन होता है, इसको हम कार्बीन बोलते हैं। ये आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है। सो क्या होगा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें बताना था कौन सा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नहीं है। फाइन। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गैस के लिए दबाव गुणांक को प्रदर्शित करता है? Which one of the following represent the compressibility factor of a perfect gas? तो देखिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पीबी इज इक्वल टू क्या होता है, आरटी होता है। पीबी इज इक्वल टू आरटी होता है। और परफेक्ट गैस या फिर आइडियल गैस आप बोल दीजिए, इसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ये यूनिट होता है, मीन्स की 1 होता है। सो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही बन जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक समांग उत्प्रेरण को समझाने में प्रयुक्त होता है? Which one of the following theories is used to explain homogeneous catalysis? फर्स्ट वन इज इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, यानी इंटरमीडिएट यौगिक सिद्धांत। दूसरा है अवशोषण सिद्धांत। तीसरा आर्हेनियस सिद्धांत। चौथा डाल्टन का सिद्धांत। अब एक बात समझिए, जो कैटालिसिस थ्योरी होती है, कैटालिसिस थ्योरी, ये एक तो होती है होमोजेनियस के लिए और दूसरी होती है हेट्रोजेनियस के लिए। यानी जब आपका कैटालिस्ट जो है वो होमोजीनियस है और दूसरा जब वो हेट्रोजीनियस है। तो होमोजीनियस के लिए क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी यूज की जाती है, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। और हेट्रोजीनियस के लिए आप जो यूज करते हो वो एडजॉर्प्शन थ्योरी यूज करते। तो यहाँ पे आपको बताना था होमोजीनियस के लिए, सो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी गैस अणु का अधिकतम संभाव्य वेग निम्न व्यंजक द्वारा दिया जाता है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बहुत, यानी कि आप इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि कभी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, कभी आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, अंडर रूट टू आर टी बाई एम होता है। अगर यही वी आर एम एस पूछ लिया जाए तो ये हो जाता है अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम। ठीक। सो आपसे प्रोबेबल वेलोसिटी पूछा गया था तो टू आर टी बाई एम, ऑप्शन आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगर वी आर एम एस पूछा जाता तो यहाँ पे ये वाला आप सही कर सकते हैं। एक वी एवरेज होता है तो वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, आर टी बाई सॉरी 8 RT बाई एम, ये होता है वी एवरेज। तो आई होप कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में जरूर मिल जाता है। कभी हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल मिल जाए, या कभी कभी इनमें क्या है, रेशियो पूछ लिया जाता है, कैसा रेशियो है, कैसा अनुपात है, और नहीं तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और इसमें अक्सर लोग क्या होते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ मिलता जुलता ही रहता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक का जल अपघटन अधिक शीघ्रता से होता है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रैपिडली। तो देखिए, जो हाइड्रोलाइज्ड मोर रैपिडली मीन्स की H2O से रिएक्शन करे जल्दी से। तो इसका मतलब इसमें से जब हम Cl को हटाएंगे, सपोज दैट CH3 है और Cl है, तो Cl को हटाएंगे, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसमें से जो सबसे स्टेबल यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, का मतलब कि वो बहुत
इजिली या रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये भी फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये आपका विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, यानी सब क्लोराइड ही है। और यहाँ पे O के प्रेजेंस होने की वजह से अगर आप देखिए CH3O CH2, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज लगाओ तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और ये प्लस चार्ज कहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा और ये ज्यादा स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कर देता है। इसका मतलब कि ये आपका जो होगा ये मोर रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड होगा। सो सी ऑप्शन यहाँ पे सही बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे एक चीज और कि हाइड्रोलिसिस का जो सीक्वेंस होता है, आप फर्स्ट डिग्री उससे जल्दी सेकेंड डिग्री दे देगा और सबसे फास्ट क्या देता है, थर्ड डिग्री, क्योंकि थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी बात आप याद रखिएगा। यहाँ थोड़ा सा यहाँ एक बात और, क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि एग्जामिनर ने फ्रेम किया थोड़ा सा, ठीक, मतलब डायरेक्टली जो हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ के क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसको आप नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। इसको इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तब काम होगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्यों ऑक्सीजन की उपस्थिति मीथेन के क्लोरीकरण को, सॉरी, क्लोरीकरण की गति कम कर देती है। High presence of oxygen decreases the rate of chlorination of methane in the presence of sunlight. सनलाइट के प्रेजेंस में अगर मीथेन मतलब CH4 का आप क्लोरीनेशन करवाते हो HNO के प्रेजेंस में सनलाइट के, तो यहाँ पे CH3Cl मिक्सचर मिलेगा, बट मैं एक ही लिख रहा हूँ, जैसे CH3Cl बन गया या CH2Cl2 बना और CHCl3 बना और CCl4 बना, मतलब ये इसमें सब की पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब ये आपको पहली बात जानना पड़ेगा कि ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक, क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसका मतलब क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, HNO के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, सो इसलिए बॉन्ड में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन अपने अपने पेरेंट एटम पे वापस से मूव कर जाएगा और फॉर्मेशन होगा फ्री रेडिकल का। ठीक है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अभी यही Cl फ्री रेडिकल जो है ये मीथेन से रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा CH3 फ्री रेडिकल एंड देन HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये जो मेथिलीन यानी मेथिल फ्री रेडिकल है, ये मेथिल फ्री रेडिकल ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और क्या फॉर्म कर लेता है, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यानी ऑक्सीजन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल पैरोक्सी। ये देखिए पैरोक्साइड बॉन्ड है, तो मेथिल पैरोक्साइड, सॉरी पैरोक्सी फ्री रेडिकल। ठीक, सो मेथिल पैरोक्सी फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस की अगर प्रेजेंस होगी तो मीथेन का क्लोरीनेशन जो है वो डिक्रीज कर जाता है। आपका जो सी ऑप्शन होगा वो आएगा। ठीक है, कि CH3COO फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, इसी वजह से जो मीथेन का क्लोरीनेशन है वो डिक्रीज कर जाता है। तो आई होप मजा आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। नाइट्रोजनेस एंजाइम में कोफैक्टर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। नाइट्रोजनेस एंजाइम इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज कोफैक्टर। तो जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, पहली बात तो आप ये समझिए कि इसका यूज किसमें होता है, बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोफैक्टर प्रेजेंट होता है में इन्वॉल्व होता है वो मॉलिबेडनम होता है और आयरन होता है। तो आप यहाँ ऑप्शन में ढूंढ लो, मॉलिबेडनम प्रेजेंट है, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आयरन होता तो आयरन आप टिक कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अम्ल का गलनांक सर्वाधिक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? टार्टेरिक एसिड है, और अमीनो एसिटिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, एंड ऑक्सैलिक एसिड है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका मान लिया जाएगा, ठीक है। सो टार्टेरिक एसिड जो होती है इसका नियरली 100, नियरली देखिए 150 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। अमीनो एसिड की बात करोगे तो ये नियरली 230 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। सक्सेनिक एसिड की बात करोगे तो ये 185 डिग्री के आसपास चला जाएगा, ठीक है। और ऑक्सैलिक एसिड ये भी 185 या 90 के आ, आसपास में होता है। सो यहाँ पे बताना था हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। सो अमीनो एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यानी हमने फर्स्ट वीडियो में जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखा था, और ये आज सेकेंड वीडियो है जिसमें हमने 6 to 15 यानी आज 10 क्वेश्चन को हमने देखा हुआ है। और ये सीरीज आपकी चलती रहेगी जब तक सारे के सारे 125 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू वेरी मच।